नमस्कार भैया सभी को, मैं अर्पित शर्मा निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग आ गए हैं वो जुड़ जाइए बेटा, और जो लोग नहीं आए हैं आप क्या कीजिए, आपको एक काम जो आपको पता है रोजाना करना होता है, आप उनको इन्वाइट करके बुला लीजिए। जो लोग नहीं आए हैं उनको इन्वाइट करके बुला लीजिए। फटाफट से क्लास स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर्स का। आज का सेशन, आज के क्वेश्चंस लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो जो लोग आ गए हैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट, बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट जो हम आपसे रोजाना करते हैं, क्या कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज एक बार आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसका जो लिंक है कॉपी लिंक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उन सर्कल में सर्कुलेट कर दीजिए बेटा। आज की क्लास जो है हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे। आज के करंट अफेयर्स, जैसा कि हम जानते हैं, हम अब करंट अफेयर्स पर्टिकुलर ना तो डेली के कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये चीज पहले क्लियर कर देता हूं। हम जो एटीसी का एग्जाम होने वाला है आपके 27 जुलाई को, उसको टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं पिछले 6 से 7 महीने के। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इसमें और ऐड कर देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि ये करंट अफेयर्स आपके केवल और केवल एटीसी के एग्जाम में काम नहीं आने वाले हैं। जितने भी पेपर होते हैं भारत में, जितने भी एग्जाम होते हैं, फिर चाहे वो एसएससी जेई हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ठीक है, आपके जिस भी पेपर में जीके आती है, जीके में करंट अफेयर्स पार्ट है उसका, उसमें सभी पेपर में हमारे करंट अफेयर्स काम आने वाले हैं। और हमारे करंट अफेयर्स वो हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। हम ओल उजोल फालतू की हवाबाजी नहीं करते हैं, हम आपको सिर्फ वही पढ़ाते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है। तो जो लोग आ गए हैं वो लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए भैया, आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन एडजस्टेड as FIFA's best footballer for the second time in a row? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, काइलाइन मबाइपे, लियोनेल मेसी और मोहम्मद साला। तो बताइए बेटा किसको चुना गया है? तो हम, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, हम इसका आंसर यहां पर बताते हैं। तो देखिए भैया, जो व्यक्ति लगातार क्या चुने गए हैं? दूसरी बार। देखिए लगातार दूसरी बार की बात हो रही है, यानी कि साल 2020 में भी थे और साल 2021 में भी चुने गए हैं। लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। उन व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है फुटबॉलर हैं बेटा, बायर्न म्यूनिख क्लब जो है उससे खेलते हैं। और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है ये पोलैंड के निवासी हैं, पोलैंड के निवासी हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इन्होंने लगातार दो बार प्राइज जीतने के साथ ही लियोनेल मेसी जो हैं इनकी बराबरी कर ली है। लियोनेल मेसी भी लगातार 2 बार जीत चुके हैं और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की भी अब लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का, फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का जो खिताब है वो अपने नाम कर चुके हैं। और इसी से साथ साथ बेटा, इसको जानने से पहले आप ये भी जान लीजिए क्या कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है वो पिछले साल, एक और पुरस्कार होता है फुटबॉल जगत का सबसे लोकप्रिय पुरस्कारों में से एक है। पहले नंबर पर फीफा प्राइज आते हैं। अगर फीफा के प्राइज के अलावा मैं दूसरे प्राइज की बात करूं जो सबसे पॉपुलर है फुटबॉल क्षेत्र में, वो है भैया बैलन डोर पुरस्कार। कौन सा है? बैलन डोर पुरस्कार। और बैलन डोर पुरस्कार 2021 के विजेता भी कौन बने थे? बैलन डोर पुरस्कार 2021 के विजेता भी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ही बने थे। तो नाम याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो 2020 और 21 में फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं और 2021 में इन्होंने बैलन डोर पुरस्कार भी जीता है, जो फुटबॉल जगत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, ठीक है। कौन से देश के निवासी हैं? पोलैंड के। किसकी बराबरी की है इन्होंने? लियोनेल मेसी की बराबरी की है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने फटाफट से कि भैया किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? सारा गिल हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ विच कंट्री? ठीक है, यानी कि देखिए ट्रांसजेंडर डॉक्टर होते हैं बहुत सारे, लेकिन सारा गिल जो है वो ट्रांसजेंडर है। और किस देश की वो पहली ट्रांसजेंडर है जो डॉक्टर बनी है, डॉक्टर की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट की है उन्होंने। तो देखिए भैया, सारा गिल जो है
वो रहने वाली है कहां की? सारा गिल रहने वाली है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान की रहने वाली है सारा गिल। और खास बात और बता देता हूं बेटा, मैं पाकिस्तान की माइनॉरिटी कम्युनिटी सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं सारा गिल। और सारा गिल जो हैं वो ट्रांसजेंडरों को लेकर बहुत अवेयरनेस फैलाती हैं। कहां पर? पाकिस्तान में। ये उस कमेटी की भी मेंबर थी जिन्होंने आंदोलन किया था किसके लिए? पाकिस्तान में ट्रांसजेंडरों को उनका हक दिलाने के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सारा गिल हैं, सारा गिल पहली डॉक्टर बन गई है कहां की? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पहली ऐसी डॉक्टर जो ट्रांसजेंडर है। अच्छा, पाकिस्तान ने हाल ही में ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर में, पाकिस्तान ने हाल ही में ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर में मान्यता प्रदान की है। ठीक है ना? ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर में मान्यता प्रदान करने वाला जो देश है वो पाकिस्तान बन चुका है। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है भैया? देखिए, कई लोग जो होते हैं वो किन्नरों में और ट्रांसजेंडरों में फर्क नहीं कर पाते हैं। तो भैया देखिए, किन्नर जो होते हैं वो जन्म के साथ में अपने साथ में एक जीन एक्स्ट्रा लेकर पैदा होते हैं। या तो वो ट्रिपल एक्स होते हैं या वो XXY होते हैं, ठीक है। या मतलब कि ट्रांसजेंडर जो होता है ना बेटा, उनमें ट्रांसजेंडर नहीं, जो किन्नर होते हैं उनमें जन्म के साथ ही लैंगिक जो परिवर्तन है वो होता है उनके साथ में। वो किन्नर समुदाय से आते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर कौन लोग होते हैं? आप इसको समझिए। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जिनका जन्म किसी दूसरे लिंग में हुआ है, एकदम सही स्थिति में हुआ है। जिनका जन्म दूसरे लिंग में हुआ है, एकदम सही स्थिति में हुआ है, पर वो अपनी आत्मा को अपने उस शरीर के साथ में मैच नहीं कर पाते। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं। वो लोग अपना जेंडर जो होता है उसे चेंज करवा लेते हैं और किसी दूसरे जेंडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पुरुष महिला बन जाते हैं अगर वो अपने आप को महिला जैसा फील करते हैं तो, और महिलाएं जो हैं वो क्या बन जाती हैं? वो पुरुष बन जाती हैं। ऐसा विश्व के कई देशों में होता है। भारत के भी कई जो लोग हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जिसमें बॉलीवुड में काम करने वाले भी बहुत लोग हैं। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ठीक पैदा होती है, लेकिन उनका जो शरीर है, उनकी जो आत्मा है वो अपने शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? इसीलिए वो लोग अपना लिंग परिवर्तन करवा लेते हैं। सारा गिल जो है, इनका जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था। ये एक पुरुष थी जिन्होंने बाद में अपना लिंग परिवर्तन करके अपने आप को एक महिला में तब्दील कर लिया है। और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई है। कौन? डॉक्टर सारा गिल, जो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम भी करती हैं और ये मूल रूप से सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है अब आपके सामने। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी टिल विच डेट? 31 मार्च 2025, 31 मई 2027, 10 अगस्त 2026 या 12 नवंबर 2024? तो कब तक के लिए बढ़ा दिया है बेटा? बताइए फटाफट से आंसर। तो देखिए भैया, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भी एक आयोग है। जी हां भैया, कई बच्चों को ये पता ही नहीं है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भी सरकार के द्वारा स्थापित एक गैर संवैधानिक आयोग है। और ये जो गैर संवैधानिक आयोग है, देश में जितने भी सफाई कर्मचारी काम करते हैं उनके अधिकारों को लेकर काम करता है भैया राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। ठीक है, यानी कि वो लोग सफाई करते हैं, ये उनका काम है। तो उनका जो काम है ना, वो किसी भी तरीके से अमानवीय नहीं हो जाए,
किसी भी तरीके से वो अमानवीय नहीं हो जाए, इसके लिए काम करता है भैया राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है इसका जो गठन है वो कब किया गया था? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो गठन है वो आपके 12 अगस्त 1994 में किया गया था। 12 अगस्त 1994 में किया गया था। लेकिन अब इसका जो कार्यकाल था राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का, वो इस वर्ष 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा था। लेकिन इसका कार्यकाल समाप्त होता उससे पहले जो केंद्र सरकार ने उसने इसका कार्यकाल बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक के लिए कर दिया है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी बेटा क्योंकि भारत के रूरल इंडिया में, ज्यादातर अर्बन इंडिया तो इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन रूरल इंडिया जो था, ग्रामीण जो भारत था, ग्रामीण भारत में कई क्षेत्रों में यह चीज देखने को मिलती थी जिसका एक प्रथा थी भैया, जिसको बोला जाता था मैला ढोने की प्रथा। और ये मैला ढोने की जो प्रथा है बेटा, ये इतनी इनह्यूमन थी, इतनी अमानवीय थी कि जिसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते हैं। आज के इस दौर में, विकसित दौर में बैठकर हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी पूछिएगा, आपको टाइम मिले तो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा इस मैला ढोने की प्रथा में क्या होता था। एक व्यक्ति होता था, पहले गांव में टॉयलेट्स तो होते नहीं थे बेटा, एक जगह पर एक परिवार के लोग अपना जो शौच है उससे निवृत्त होते थे। एक व्यक्ति आता था, उनके शौच को किसी चीज की सहायता से उठाकर अपने टोकरे में डालता था और उसे अपने सिर पर उठाकर, सोचिए, सुनने में इतना इनह्यूमन लग रहा है हमको, तो जो वास्तविकता में ये काम करते थे उनके ऊपर क्या बीतती होगी। भाई इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं, ठीक है। तो एक इंसान का जो वेस्ट है वो दूसरा इंसान क्यों ढोए, और उसको उठाकर वो सिर पर रख के गांव से बाहर फेंक कर आता था। सच में बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग प्रथा थी ये, और जिस पर प्रतिबंध भी लग चुका है, आपको पता हो तो, जिस पर प्रतिबंध भी लग चुका है, मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लग चुका है। और इसी प्रकार से किसी भी सफाई कर्मचारी का शोषण ना हो, इसी के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की गई थी 12 अगस्त 1994 को, 1994 को। चलिए, जो सफाई कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलाता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है? वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किस स्टेट को लगभग 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया है? बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ठीक है। बताइए भैया फटाफट से कौन सा स्टेट है जिसको अभी हाल ही में 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप लोग। बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो भैया देखिए, ये जो लोन है 1000 करोड़ रुपए का, ये हाल ही में दिया गया है किसको? ये लोन हाल ही में दिया गया है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस लोन के पीछे दिए जाने के पीछे क्या है उद्देश्य है भैया? गरीब कल्याण, गरीब कल्याण करना और सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ये क्या है भैया? ये इस योजना का काम है। योजना का मतलब ये जो 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, इससे जो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, इस प्रोजेक्ट का जो काम रहेगा वो क्या रहेगा? गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय दिलाना, लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना इसका काम रहेगा। इसके लिए भैया वृद्धजनों के लिए मेडिसिन और विकलांगों की सहायता, डिजिटल भुगतान सुविधा को बढ़ाना, ठीक है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, मेडिकल, डिजिटल पेमेंट, ये जो सुविधाएं होती हैं, इन सुविधाओं को दिलाने के लिए, ये जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज को दिलाने के लिए
लगभग 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है किसको? पश्चिम बंगाल को। याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल, अच्छा वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है भैया? वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है भैया आपके ममता बनर्जी। याद रखिएगा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक निम्न में से कौन नियुक्त हुए हैं? Who among the following has been appointed as new chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL? HPCL जो है बेटा, HPCL भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक, नवरत्न सॉरी माफ कीजिएगा, महारत्न जो कंपनियां हैं उन महारत्न कंपनियों में से एक है। देखिए सरकार ने कैटेगरी बना रखी है, कभी टाइम मिलेगा हमको तो हम डिटेल में जानेंगे नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, ठीक है, और उपरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये क्या होती हैं और ये कौन कौन सी कंपनियां हैं। सबसे पहले तो क्या की बात आती है, क्या होती हैं ये, ठीक है, इनके बारे में बताएंगे कभी हम आपको डिटेल में, जब कभी हमको क्लास के बाद समय मिला तो। पर आप इतना जान लीजिए HPCL जो है वर्तमान में कौन सी कंपनी है? HPCL वर्तमान में महारत्न कंपनी है सर। कौन सी? HPCL वर्तमान में महारत्न कंपनी है। और इसकी जो स्थापना है कंपनी एक्ट 1913 के तहत की गई थी। कंपनी अधिनियम 1913 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और HPCL भारत में पेट्रोलियम प्रोवाइड कराने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। भारत पेट्रोलियम के बाद में पेट्रोलियम की जो आपूर्ति है पूरे भारत में वो सबसे ज्यादा HPCL के द्वारा ही की जाती है। HPCL जो है वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। PSU जो होते हैं उनका हिस्सा है। कौन? HPCL। और ये जो HPCL है इसी के हाल ही में नए CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन चुने गए हैं भैया? पुष्प कुमार जोशी चुने गए हैं। कौन? पुष्प कुमार जोशी चुने गए हैं। याद रखिएगा HPCL के नए CMD कौन? पुष्प कुमार जोशी। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रकाश कुमार अग्निहोत्र का स्थान लिया है इन्होंने। प्रकाश कुमार अग्निहोत्र की जगह कौन चुने गए हैं? पुष्प कुमार जोशी चुने गए हैं। HPCL कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है सर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? विच फेमस कथकली डांसर हु ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड हैज पास्ड अवे? तो भैया देखिए किसकी मृत्यु हो गई है? ए मिलिना सिल्वनी, मृणालिनी साराभाई और सोनल मानसिंह मल्लिका साराभाई। भैया फटाफट से बताइए किसकी मृत्यु हुई है? हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना की मृत्यु हुई है? कमेंट बॉक्स में बताइए, हम यहां पर बता रहे हैं आंसर। तो देखिए भैया हाल ही में कथकली नृत्य की कौन? मिलिना साल्वनी की डेथ हो गई है। अब मिलिना साल्वनी जो है आप यूं समझेंगे कि भैया मिलिना साल्वनी इंडिया की होंगी और कथकली डांस करती होंगी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से होंगी। जी नहीं भैया, मिलिना साल्वनी जो है इनका संबंध कहां से था? इनका संबंध था भैया फ्रांस से बिलोंग करती थी भैया मिलिना साल्वनी। और इन्होंने कथकली नृत्य सीखा था। और ये इनकी जो डेथ हो गई ना, इसकी जानकारी भी इसकी जानकारी जो है वो भारत में मौजूद जो फ्रेंच एम्बेसी है उसने जो ट्वीट है उसने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी थी। मिलिना साल्वनी जो है वो केरल आकर इन्होंने सीखा था। और इन्होंने पेरिस में सेंटर मंडप के नाम से एक स्कूल भी खोला था। कहां पर? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में सेंटर मंडप किस नाम से? सेंटर मंडप के नाम से इन्होंने एक स्कूल भी खोला था। डांस ट्रेनिंग स्कूल था जिसमें कथकली की ट्रेनिंग दी जाती थी। इनको भारतीय कल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्लस कला व नृत्य क्षेत्र में साल 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
साल 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अच्छा, कथकली की मैं बात करूं तो कथकली कहां का नृत्य है भैया? कथकली भैया केरल का लोक नृत्य है, केरल राज्य का लोक नृत्य है कथकली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया, एटीसी के पेपर में कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए याद रखिएगा कथकली जो नृत्य है वो कहां पर किया जाता है? केरल में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कथक अलग नृत्य है, कथकली अलग नृत्य है, यह भी याद रखिएगा आप लोग। कथक जो नृत्य है वो एक अलग से नृत्य है, कथकली अलग नृत्य है। कथक नृत्य जो है वो उसमें दो घराने चलते हैं भैया, दो फेमस घराने चलते हैं कथक नृत्य में। एक घराना है आपके बनारस घराना और दूसरा घराना है वो जयपुर घराना। अलग अलग शैली है, ये कथक नृत्य की अलग अलग शैली है, बनारस घराना और जयपुर घराना, ये भी याद रखिएगा। कथक अलग है, कथकली अलग है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट? आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में से कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? यानी कि टोटल कितने नए जिले बनाए जाएंगे, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो देखिए भैया, आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में करंट का मतलब ये जो करंट अफेयर है ये जनवरी से रिलेटेड है बेटा, जनवरी और फरवरी दोनों के कंबाइंड करंट अफेयर्स है यहां पर। तो देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने 13 नए जिलों को बनाने की मंजूरी प्रदान की है। 13 नए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको स्थापित किया जाएगा, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और ये नई डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद में अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं। नए कितने जिले बन जाएंगे? नए भैया 13 ही बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे भैया? 26 जिले हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 26 जिले हो जाएंगे। 13 पहले थे, 13 अब हैं। आंध्र प्रदेश गठन अधिनियम की धारा, आंध्र प्रदेश गठन अधिनियम की धारा, आंध्र प्रदेश गठन अधिनियम की धारा 5(3) के तहत इन जिलों का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है बेटा, आंध्र प्रदेश कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश वही राज्य है जिससे 2014 में एक नया राज्य बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? तेलंगाना। तेलंगाना नाम से नया राज्य बनाया गया था, जिसकी स्थापना की गई थी 2014 में। और तेलंगाना के जो सीएम है वो कौन है? केसीआर सीएम है, कहां के? तेलंगाना के। और जबकि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम भैया, आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, स्मार्ट शिक्षा अभियान भी आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है स्मार्ट शिक्षा अभियान। तो वो जो स्मार्ट शिक्षा अभियान है वो भी कहां पर चलाया जा रहा है? स्मार्ट शिक्षा अभियान भी आपके आंध्र प्रदेश में ही चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत योजना की शुरुआत की है? नीति आयोग हैज लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज इन ग्रेट निकोबार? ग्रेट निकोबार में भैया जो किसका हिस्सा है? अंडमान और निकोबार का हिस्सा है। वहां पर कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया है नीति आयोग ने? क्वेश्चन ये है। तो देखिए भैया, ग्रेट निकोबार में हाल ही में रिसेंटली नीति आयोग जो है उसने 72,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एकीकृत परियोजना लॉन्च की है। एकीकृत का मतलब एक साथ, ठीक है। अब ये जो 72,000 करोड़ रुपए हैं, सबसे पहले तो ये जानिए भैया, ग्रेट निकोबार आइलैंड जो हैं, ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह कहां पर पड़ता है? ये आपके अंडमान और निकोबार में,
अंडमान और निकोबार हम पढ़ते ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान द्वीप समूह अलग है बेटा और निकोबार द्वीप समूह अलग हैं। तो जो निकोबार द्वीप समूह पढ़ते हैं, उन निकोबार द्वीप समूह में निकोबार द्वीप का अंतिम जो द्वीप है, लास्ट जो द्वीप है निकोबार द्वीप समूह का, उसे ही ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। निकोबार का अंतिम द्वीप, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 345 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 345 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से हाल ही में नीति आयोग ने घोषणा की है कि जो ये द्वीप है ग्रेट निकोबार, इस द्वीप के 130 किलोमीटर के क्षेत्र में, इसके 130 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या स्थापित किया जाएगा? इसके 130 किलोमीटर के क्षेत्र में एक शहर, एक सिटी स्थापित की जाएगी। 130 किलोमीटर के क्षेत्र में एक शहर बनाया जाएगा। उस शहर के अंदर एक पोर्ट होगा भैया, और एक एयरपोर्ट होगा, एक पोर्ट होगा, एक एयरपोर्ट होगा, गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी होगी, यानी कि पूरे तरीके से एक स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। पूरे तरीके से एक स्मार्ट शहर जो है उसको बसाने का प्लान किया है किसने? नीति आयोग, पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है बेटा, ये लॉन्च किसने किया था? ये प्लान किसका था? ANIIDCO का प्लान था। ये ANIIDCO ये एक संस्था है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास परियोजना, ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा भविष्य में। याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार में एक स्मार्ट शहर बसाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता? तो भैया देखिए, पुरुष वर्ग की बात की जा रही है। पुरुष वर्ग में जो खिताब है वो किसने जीता है? किसका? ऑस्ट्रेलियन ओपन का। बताइए भैया। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, जिमी कॉर्नर्स और इवान लेंडल। तो देखिए भैया, हाल ही में इस वर्ष का जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन है, देखिए ये एक ग्रैंड स्लैम होता है। क्या होता है? ये एक ग्रैंड स्लैम होता है और साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम? 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा इसके बाद होता है विंबलडन ओपन, इसके बाद आता है भैया आपके अमेरिकन ओपन, और लास्ट होता है आपके फ्रेंच ओपन। ये 4 क्या होते हैं भैया? ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं, जिसमें से इस साल के स्टार्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है वो किसने जीता भैया? इस साल के स्टार्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है वो राफेल नडाल ने जीता। राफेल नडाल कौन से देश के खिलाड़ी हैं भैया? स्पेन के खिलाड़ी हैं। आई थिंक आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं होगा जो शायद राफेल नडाल को नहीं जानता होगा। लॉन टेनिस के प्लेयर हैं भैया, और जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो भी किस में आयोजित होते हैं भैया? लॉन टेनिस में ही। ऑब्वियसली जब उसी के खिलाड़ी हैं तो वही जीतेंगे। और राफेल नडाल जो हैं उनका ये 21वां ग्रैंड स्लैम था। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये विश्व के खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर, कहां के हैं? स्विट्जरलैंड। और एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है, ये ऑप्शंस में भी हैं, नोवाक जोकोविच। रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच जो हैं इन, अच्छा नोवाक जोकोविच कहां से हैं?
ये सर्बिया से हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं। तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से अब तक 20-20 खिताब जीते थे। कितने? 20-20। 21वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया किसने? 21वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया आपके राफेल नडाल ने। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये मैं आपको जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। हाल ही में 3-4 दिन पहले जो विंबलडन ओपन है 2022 का, उसका आयोजन किया गया था, और 2022 का जो विंबलडन ओपन है उसको किसने जीता है? 2022 का विंबलडन ओपन जीत लिया है भैया नोवाक जोकोविच ने। तो अब नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल ये दोनों बराबर हो गए हैं 21-21 पर। अब कितने पर हो गए हैं? नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल ये दोनों 21-21 पर हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कितने पर थे? इससे पहले 20-21 पर थे ऑस्ट्रेलियन ओपन के समय पर। ठीक है। अच्छा, ये तो है पुरुष वर्ग की बात। महिला वर्ग का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किसने जीता था? महिला वर्ग का ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टी ने जीता था। एशले बार्टी कहां की हैं भैया? ऑस्ट्रेलिया की ही निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया की ही निवासी हैं एशले बार्टी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as the new chief economic advisor by central government? विपुल बंसल, टीवी सोमनाथन, विवेक सिंह और डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो देखिए भैया, हाल ही में केंद्र सरकार ने, एक पद होता है भैया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो केंद्र सरकार को इकोनॉमी के मामले में सलाह, अपनी जो राय मशवरा है वो प्रदान करता है। तो भैया आपके ये जो पुरस्कार है, ये जो रैंक है, ये किसने जीती है? वी अनंत नागेश्वरन। ये रैंक नहीं जीती, सॉरी माफ कीजिएगा। इस पद पर किसकी नियुक्ति की हुई है? वी अनंत नागेश्वरन की नियुक्ति की गई है। 1 मिनट बेटा, हम 1 मिनट में आ रहे हैं बस। किसकी नियुक्ति की गई है भैया? वी अनंत नागेश्वरन की नियुक्ति की गई है। वी अनंत नागेश्वरन ने किसका स्थान लिया है? वी अनंत नागेश्वरन ने स्थान लिया है आपके के वी सुब्रमण्यम का। के वी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। अच्छा, के वी सुब्रमण्यम का जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष का था। 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर के वी सुब्रमण्यम का स्थान लिया वी अनंत नागेश्वरन ने, जो पीएम आर्थिक सलाह समिति के सदस्य भी थे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह समिति के भी सदस्य थे। केवी सुब्रमण्यम के बाद बने हैं कौन? वी अनंत नागेश्वरन। केवी सुब्रमण्यम से पहले थे भैया विवेक देबरॉय। ठीक है, विवेक देबरॉय, फिर केवी सुब्रमण्यम और फिर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन भारत के अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2022-23 में वर्चुअल संपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत का कर लगाया गया है? वर्चुअल संपत्तियों का मतलब है बेटा यहां पर डिजिटल करेंसी से। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी का जो लेन देन होगा उस लेन देन पर कितना % टैक्स लगाया गया है? अभी से पहले नहीं था, पहले कोई इतनी मान्यता भी नहीं प्रदान करता था, लेकिन अभी के करंट टाइम पर भैया जो लोग हैं उनका जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं, लोग विचार कर रहे हैं इसके बारे में, तब केंद्र सरकार ने इसको भी आय का ही एक स्रोत माना है और इस पर अधिकतम 30% कर की घोषणा की है। 30% टैक्स लगाया जाएगा आपके वर्चुअल करेंसी के लेन देन में, जिसको हम जनरल भाषा में क्या कहते हैं? जिसको हम जनरल भाषा में क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। और एक क्रिप्टो करेंसी है, कौन सी भैया बताइए, फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है भैया बिटकॉइन।
केंद्र सरकार ने जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर बैन लगा दिया था, लेकिन साल 2020 में, फरवरी साल 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया था, ये कहकर कि लोगों का मूल अधिकार है कि लोग कहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कहां पर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट तो क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया। उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी की चर्चाएं जो हैं वो अभी के समय पर बहुत तेज हैं। और हाल ही में आपको पता हो तो मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी घोषणा की है कि अमेरिका का जो फेडरल बैंक है वो भी क्या जारी करेगा, वो भी एक क्रिप्टो करेंसी जारी करेगा। और इसी के साथ साथ जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने 2022-23 के बजट में ये कहा है कि आरबीआई भी अब थोड़े दिनों में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अब थोड़े दिनों में अपनी पहली क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी जो है उसको जारी करने वाला है, ये घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? तो देखिए भैया, हाल ही में जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने जो बजट पेश किया, उस बजट में उन्होंने घोषणा की कि अगले 3 साल के अंदर भारत में 3 साल के अंदर भारत में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। वंदे भारत ट्रेन भारत की सेमी बुलेट ट्रेन कही जाती हैं। ये हाई स्पीड ट्रेन होती हैं बहुत ज्यादा, और इनके द्वारा सफर करना बहुत इजी बन चुका है। ये वंदे भारत ट्रेन पूरे भारत में अभी संचालन इनका पूरे तरीके से हुआ नहीं है, इसीलिए घोषणा की गई है कि 3 साल के अंदर कम से कम 400 वंदे भारत ट्रेनों की जो कनेक्टिविटी है वो पूरे भारत को मिल जाएगी। और इसके अलावा यहां से आपको एक चीज नोटिस करनी है भैया कि रेल बजट, पहले एक बजट हुआ करता था अलग से, रेल बजट, जिसकी शुरुआत की गई थी साल 1924 में, लेकिन साल 2017 में रेल बजट को वित्त बजट में मिला दिया गया। तो अब रेल बजट और वित्त बजट जो है वो एक साथ पेश किया जाता है। और इसकी घोषणा किसने की है? हाल ही में भारत का रेल बजट और वित्त बजट दोनों पेश किया किसने? निर्मला सीतारमण, जो भारत की वित्त मंत्री हैं। तो अगले 3 साल में भारत में कुल कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी भैया? 400, जो भारत की सेमी बुलेट ट्रेन कही जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट द फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? किया जाएगा नहीं, किया गया है। तो देखिए भैया, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जियोलॉजिकल पार्क को कहा जाता है भैया हिंदी में भूवैज्ञानिक पार्क। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क स्थापित किया जाएगा आपके भैया सी, मध्य प्रदेश। और ये कहां पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी कहां पर? जबलपुर में भी लम्होटा नाम से स्थान है, वहां पर स्थापित किया जाएगा। लम्होटा जो है उधर की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, और मिट्टी के बारे में ही रिसर्च वगैरह करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। कहां? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अच्छा, जबलपुर में एक जगह पड़ती है, उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था, ये मैंने आपको बताया भी था थोड़े समय पहले। उस जगह का नाम क्या है भैया? बेड़ाघाट। बेड़ाघाट को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जियोलॉजिकल जो पार्क है वो आपके जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस बेटा यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन जो हम आपसे रोजाना करते हैं वो अब दोबारा से करना चाहते हैं। क्या? कि जाते जाते छोटा सा काम कर दीजिएगा हमारा। आज के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हो, क्लास अच्छी लगी हो आपको, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और क्लास का जो लिंक है उसको अपने जितने भी ग्रुप्स हैं ना उसमें एक बार शेयर करके जरूर जाइएगा, ताकि आपके दोस्त भी अधिक से अधिक इसे देखें, फायदा उठाएं,
अपने साथ लोग जुड़े, हम जुड़ेंगे। वो कहते हैं ना भैया कि हम तो अकेले ही चले थे, रहा ये मंजर, लोग साथ मिलते गए, कारवां बनता गया। तो हमको एक कारवां बनाना है जिसके साथी भागीदार आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो इस कारवां को तैयार कीजिए। अपना करंट अफेयर्स का जो सेशन है उसको कोशिश कीजिए पूरे भारत का नंबर 1 करंट अफेयर्स का सेशन बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी थोड़े दिनों बाद होगी भैया, क्योंकि हम 1-2 दिन नहीं आ पाएंगे आपके सामने, आपके प्रत्यक्ष, क्योंकि हमें कुछ अर्जेंट काम से जाना पड़ेगा इसीलिए। लेकिन जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा फटाफट से। ठीक है, और फटाफट की स्पीड से ही हम करंट अफेयर दोबारा कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। तब तक के लिए सभी को नमस्ते और जय हिंद बेटा। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.